थैंक यू सर। अगर मुझे पता होता कि मैं जो कुछ लिख कर देने वाला हूँ सब आप एक एक शब्द पढ़ेंगे तो मैं और इतना अधिक लिख के दे देता कि आज पूरा समय उसी में चला जाता। Sir, it's my pleasure. थैंक यू सो मच सर। And I felt honored to introduce you. मुझे पता नहीं था कि इन सारी बातों को आप सच मान लेंगे और उसे सबको सुना देंगे। बहुत आपको मैं प्रणाम करता हूँ सहगल जी। थैंक यू बहुत सर। अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के, और आप सभी को प्रणाम नमस्कार। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रस्ते पे आ गए, और कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, सब हेलो हाय वाले नमस्ते पे आ गए। वाह, क्या बात, क्या बात। हम और आप सारे लोग नमस्ते पर आ गए हैं, और हम कवि लोग तो लिटरली रास्ते पे आ गए हैं। तो आप रोटेरियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने मुझे याद किया और ऑनलाइन आप लोगों से मिलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आदरणीय मनोज पटेल जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने आप सभी के साथ मिलने का मुझे आज मौका दिया। और अशोक देवड़ा जी तो हमारे बहुत पुराने मित्र और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और हमेशा उनसे मिलना जुलना होता रहता है, और बहुत धन्यवाद उन्हें इस बात के लिए देता हूं कि कार्यक्रम के पहले ही उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो इस बात को लेकर के मेरे मन में खासा उत्साह है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देवड़ा जी को देना चाहता हूँ। और ऐसे देवड़ा जी का नाम मैं कभी भूलता भी नहीं, क्योंकि कोई कवि देवड़ा नाम नहीं भूल सकता। तो इस नाम में ही ऐसे कशिश है ना कि इससे कुछ कोई भूलता नहीं है। आप क्या देखते हैं, अच्छे अच्छे नाम है। हिमा दलाल जी हैं, देखिए हिमा जी का सरनेम चाहे जो हो, लेकिन मेरे पेमेंट में से एक पैसा नहीं काटा गया है कमीशन का। हिमा जी को भी प्रणाम करता हूँ। राजेश वर्मा जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपको बहुत नमन करता हूँ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थोड़ी देर के लिए हम और आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और मैं कुछ बातें यहाँ से करूंगा, आप वहां से हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। अंग्रेजी भाषा में अभी मेरा परिचय दिया जा रहा था। मैं तो 2 पंक्तियां कहता हूँ कि खिला हो फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती, और प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, अपनी हिंदी में तो गाली भी भली लगती। तो हिंदी भाषा में मैं काव्य पाठ करूंगा। आप सभी लोगों का हिंदी भाषा से थोड़ा कम परिचय होता है, मीटिंग में भी अंग्रेजी भाषा ही चलती रहती है, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर आपको कार चाहिए तो आपको अंग्रेजी जाननी पड़ती है, लेकिन अगर आपको संस्कार चाहिए तो आपको अपनी हिंदी की ही शरण में आना पड़ेगा। उसी हिंदी भाषा का मैं कवि हूँ, छोटा सा कलाकार आप लोगों के बीच में हूँ। 4 पंक्तियां आपको एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और मुझे हमेशा लाइव शो करने की आदत रही है। इस तरह की ऑनलाइन में जहां आई कांटेक्ट नहीं हो पाता और सामने लोगों की आवाजें सुनाई नहीं पड़ती ज्यादा, और उससे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो लेकिन मैं चाहता हूं इस जहां में प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, ये दुआ मांगो दिलों में रोशनी बाकी रहे, और आदमी पूरा हुआ तो देवता हो जाएगा, ये जरूरी है कि उसमें कुछ कमी बाकी रहे। हमें तमाम तरह की कमियों के साथ ये जीवन बिताना पड़ता है। इस दुनिया में कोई पूरा नहीं है। कोरोना का संकट आया है, ये निकल जाएगा, ये समय बीत जाएगा, लेकिन इसके इस दौरान भी, इस वक्फे में भी आप लोग जिस तरह से अपने रूटीन काम को चला रहे हैं, जिस तरह से ऑनलाइन लोगों को जुटा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों का संपर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं तो इस आपदा ने तो हर व्यक्ति को काट दिया। घर में ही कई लोग क्वारंटाइन होकर के पड़े हुए हैं, बेडरूम में शांत पड़े हैं, और ड्राइंग रूम में और परिवार बैठा हुआ है। 4 पंक्तियां देता हूं साहब। हास्य का एक छंद सुनिए, क्या हुआ, मजा लीजिए। अंडा लेने जो गया था खाके डंडा लौट आया। बीच में जब बहुत कड़क लॉकडाउन चल रहा था तो नीचे जाने पर पुलिस डंडा मारती थी, तो एक आदमी अंडा लेने गया, उसके साथ क्या हुआ सुनिए। हास्य का छंद। अंडा लेने जो गया था खाके डंडा लौट आया, हाथ को झटक बोला अंडा जाए भाड़ में। अंडा लाने जो गया था खाके डंडा भाग आया, हाथ को झटक बोला अंडा जाए भाड़ में। इससे तो होता अच्छा पहन केवल कच्छा, धूनी हीरा माता जाके जंगल पहाड़ में।
बीवी ने जुबान खोली, बोली करो ना ठिठोली, जानती हूं शक्ति कितनी तुम्हारे हाड़ में, यहाँ झंडा गाड़ आए करके जुगाड़, वहां पैंट गीली कर आते शेर की दहाड़ में। तो ये लॉकडाउन का एक छंद मैंने आप लोगों को सुनाया, और आप सभी के माइक म्यूट हैं इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन राजेश वर्मा जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे एकदम सामने स्क्रीन पर ही है, तो मुझे लग रहा है इन्हें मजा आ रहा है। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता, मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। तो देवड़ा जी तो अभी भाभी जी के साथ बैठे थे, अब तो खाली इन्हीं का चेहरा दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए गमगीन लग रहे हैं, मुझे पता नहीं वो बगल में है या कहीं चली गई हैं। अभी पीछे से जाती हुई नजर आई हैं, अब देवड़ा जी खिलखिलाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि घर में बैठकर घरवाली के साथ और हंसना बड़ा मुश्किल काम है साहब। मुझे लगता है देवड़ा साहब ने इसके लिए सुबह से प्रैक्टिस भी की होगी थोड़ी बहुत। तो लेकिन ऐसे ही आनंद लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हाँ भाभी जी आ गई हैं, अब मुझे थोड़ा संभल कर बोलना होगा। ऐसा है ना, समस्या नहीं नहीं देवड़ा जी इतना टेंशन में पीछे मत देखिए, वो कुछ कर नहीं रही, यहाँ वहां घूम ही रही। इस देश में देखिए समस्याओं का स्तर जो है ना उसका कोई पार नहीं है साहब। किसी की घर वाली से समस्या है, किसी के घर वाले से समस्या है, किसी की देश वाले से समस्या है। इस देश में जब कोरोना बहुत तेजी से फैला, 4 पंक्तियां दे रहा हूं देखिए। इस देश की हर नारी को अबला बना दिया, इस देश की हर नारी को अबला बना दिया, पुरुषों का कुर्ता फाड़कर झबला बना दिया। बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई, समस्याएं हो गई, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उससे आदमी हमेशा समस्याओं से पार पा सकता है। नहीं तो समस्याओं का स्तर तो ऐसा है ना, हिंदुस्तान में कुछ बोल नहीं सकते। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको जलाने कौन लेके जाएगा? फोकट का टेंशन आदमी कहीं से भी ले लेता है। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता है। मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। समस्या कहां से आएगी इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता साहब। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। अपनी दुनिया में समस्या कहां से इस देश में आ जाएगी ये कोई नहीं बता सकता साहब। ये दुनिया, ये देश समस्याओं का घर है। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने देखा, बोले इन्फेक्शन हो गया, पैर काट दिया, लकड़ी का पैर लगा दिया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर दोनों लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो। कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती साहब। आदरणीय प्रशांत पटेल जी का चेहरा मुझे दिखाई पड़ रहा है साहब। पटेल साहब नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आप सारे लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो आपके क्लब में भी आया हूं। आदरणीय कृष्ण अग्रवाल जी दिखाई पड़ रहे हैं। अपूर्वा नानावटी जी का केवल पंखा दिखाई पड़ रहा है, वो कहाँ है पता नहीं चल रहा है। हाँ स्क्रीन में अब आ गए। सर नमस्कार सर, नानावटी जी बहुत बढ़िया। रूपा जी नमस्कार, देवेंद्र रायचूरा जी और देवेंद्र उनाकर जी, तुषार शाह जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी को। और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए। थोड़ी देर के लिए क्या है, मेरे पास केवल शब्द हैं, ना ढोलक है, ना तबला है, ना हारमोनियम है, ना मेरी शक्ल देखने लायक है, ना मेरी आवाज सुनने लायक है। केवल शब्दों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता हूँ। बात यहाँ से कहता हूँ, आप वहां से सुनते हैं और सराहते हैं, तो अगली बात कहने का मजा आता है। क्योंकि मोहब्बत का मजा तो तब है जब ये दिल किसी के दिल से मिलता है, मगर मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है।
तो थोड़ी देर के लिए आप अपना हृदय मुझे दें, तो मैं आपको कुछ कविताएं सुनाऊं, कुछ रचनाएं सुनाऊंगा और उससे आनंद की वृद्धि होगी। देखिए, हंसने और मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठे हुए बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती और फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अगर आपके अंदर सुकून है, शांति है, हंसने का जज्बा है, तो आपको कौन रुला सकता है? ये कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मानसिकता ऐसी रखिए, हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते। वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती। हम और आप चाहे तो मिल करके इस छोटी सी महफिल को आनंद की ऐसी धारा के रूप में बदल सकते हैं कि सारी जिंदगी आनंद हमारे साथ चलता रहे। समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो दुनिया समस्याओं का घर है। मैं लॉकडाउन के पहले फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, मैं तीसरे नंबर पे बैठा था। एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था, एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता, बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा, तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला, है ना, खुल नहीं रही है। जिस चीज को आप समस्या समझते हैं वही समस्या निकलेगी, ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में समस्याएं इतनी तरह की होती है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि असली समस्या क्या है। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। एक नेताजी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे। बोले, हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। आप सोच सकते हैं समस्या कितने तरह की होती है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। हमारे हिंदुस्तान ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए और जो जो अचीव किए हैं चीजें, हमारे पड़ोसी देखते रह गए। आप तो जानते ही हैं, दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए। सब नाली में मुंह धोए, हम गंगा जल तक पहुंच गए। ओ नापाक पड़ोसी, सुन ले अपनी करतूतों से तू, कश्मीर तक पहुंच न पाया, हम मंगल तक पहुंच गए। हिंदुस्तान मंगल ग्रह तक पहुंच गया। और अभी आप देख रहे हैं, लद्दाख की हालत देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए, कैसे हिंदुस्तान ने सारी चीजों को मैनेज किया हुआ है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तो क्या हुआ, अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। लेकिन एक्स्ट्रा सकारात्मक नहीं होना। मैं सच बता रहा हूं, एक अंकल जी सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, एक आंटी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, उनको ठोकर लग गई, तो आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली, घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले, इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से खोल के मारूं? ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है साहब। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला, डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला, हाँ। बोले, प्लीज चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली है। ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव लोग हैं। एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला, डॉक्टर साहब इधर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला, है तो किडनी पेन है, दारू पीता है क्या? बोले, हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था। मैंने कहा, ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले, हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। तो हिंदुस्तानी आदमी अपने हिसाब से चीजों को सकारात्मक ढंग से ले लेता। समस्या चाहे जो हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। मेरा एक पड़ोसी बहुत जोर जोर से हंस रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? बोला, पड़ोसी की 10 लाख की लॉटरी लगी है। मैंने कहा, लॉटरी पड़ोसी की लगी है, तू क्यों हंस रहा है? बोला, उसका टिकट गुम हो गया है। तो आदमी को खुश होने के लिए कुछ भी मिल जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान, एक आदमी बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोले, यार मेरे पड़ोसी के घर की दीवार गिर गई। मैंने कहा, यार कितना अच्छा पड़ोसी है, पड़ोसी की दीवार गिरी तो खुद इतना रो रहा है। मैंने कहा, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? बोले, हाँ, उसकी भैंस नहीं मरी, भैंस दब के मर जाती तो खुश होता। ये हमारे यहाँ की मानसिकता है। आदमी किसी परेशानी से परेशान नहीं होता, लेकिन दूसरे का आराम देख के परेशान हो जाता साहब। लेकिन हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, आप सच मान लो।
कोरोना ने चाहे जितने संकट खड़े किए हों, सांस घुट गई तो दवा मांग रहा है, आटे को गूंथ करके तवा मांग रहा है। और जो अमेरिका सारी दुनिया का बाप बना फिरता था, वो ट्रंप आज हाथ जोड़ के हमसे दवा मांग रहा है। तो हिंदुस्तान का तो स्तर बढ़ता चला जा रहा है। अपना हिंदुस्तान है ना, वो ये सारी सियासत चाहे जो कहते रहे लोग और करते रहे, लेकिन सच बात तो ये है कि जितनी पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है ना, उससे ज्यादा तो अपने यहाँ जेलों में बंद रहते हैं। इनको अगर कह दे कि जाओ तुम्हारी सजा माफ, 1 हफ्ते में पाकिस्तान साफ, सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। इसीलिए कहना चाहता हूं, सकारात्मक रहो, समस्याओं से मत घबराओ। इस समस्या का क्षण दे रहा हूं, एक सुनना आप। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं, नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं, नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। ये देखिए, अब मुझे छंद ही याद नहीं आ रहा है। ये भी समस्या का एक रूप है। बहुत दिन हो जाते हैं ना जब, तो आदमी वो चीजें विस्मृत हो जाती हैं। इसके लिए मुझे कोई दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। मनोज पटेल जी के नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, मुझे उनके एड्रेस की सख्त जरूरत है। कल सुबह सुबह की डोरबेल दूध वाले की जगह मैं ही बजाने वाला हूं, और दवा के साथ साथ अगर उधारी भी दे दे तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा चलता रहता है सर, कोई बात नहीं। वापस से बोलने की कोशिश करता हूं, देखिए शायद छंद याद आ जाए। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं, नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले 1 लात मुंह पे मारूंगा अभी, बाबा किसने बोल रहा कौन यहाँ नागा है, मैं भी एक गृहस्थ हूं जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा है। अपने देश में कौन सा आदमी किस चक्कर में बाबा बन के घूम रहा है कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे कवि लोग फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से बाबा बन गए। मैंने जो लाल कुर्ता पहन रखा है ऐसे नहीं पहन रखा है, मैं भी बाबा बनने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हम कवियों की आप लोग तो जानते ही हो सर। अशोक देवड़ा जी को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में 14 बार मुझे उधार भेजा है। आप लोग अच्छे से जानते हो। मुझे तो एक आदमी मिला, मुझे बोला भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने ये पूछ के मुझे जो इज्जत दी है उसके लिए मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं पिछले दिनों एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा। डॉक्टर बोला ये गोली लो कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूं कवि। डॉक्टर बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया, ये 5 रुपया ले पहले जाके कुछ खा। गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला है। तो हम कवियों की तो ये हालत है साहब। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, एक कविता आपको सुनाता हूं, देखिए मजा आएगा आपको। महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, अंतर में आग जले चूल्हा है ठंडा, महंगाई ने 3 बेर खाते थे 3 बेर खाते हैं, चीजों के दाम सुन रो रो रह जाते हैं, पत्नी और बच्चों को बहलाने की खातिर सेब अमरूदों की फोटो दिखाते हैं, पहले था मोटा अब हो गया सरकंडा, महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, महंगाई ने। एक व्यंग की पंक्ति दे रहा हूं,
ये गैस सिलेंडर जो होते हैं ना, उसको ध्यान में रखिए और मैंने जो व्यंग देने की कोशिश है सुनिए। गैस अब मिलती है बस खाली पेटों में, पेट्रोल दहशत फैलाता है सेठों में, आइसक्रीम देखते ही जूड़ी चढ़ जाती है, कड़वाहट मिलती है आगरा के पेठों में, पानी भी ढूंढ रहा हाथ लिए हंडा, महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, महंगाई ने, कपड़ों के दामों ने ऊंचाई पाई है, नागा बाबा बनने की बारी आई है, जनता चिल्लाती है गला कटे बकरों सी, भारत की राजनीति बन गई कसाई है, मेरी तो राय यही बन जाओ पंडा, महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, महंगाई ने। खत्म हो गया। भगवान कसम, जिसका चेहरा दिख रहा है इतने टेंशन में दिख रहा है कि मेरे से ज्यादा इनकी पोजीशन खराब है। एक्चुअली मुझे आवाज तो किसी की आ नहीं रही है, बस चेहरा ही किसी किसी का दिख रहा है, वो भी। अच्छा, अशोक देवड़ा जी ने वेरी नाइस का कमेंट किया है, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया देवड़ा जी, क्या बात है। ये सपत्नी के, एक तो आप बैठे हुए हैं, सारे लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया आपने। हर आदमी परेशान है, मैं खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हूं, क्योंकि अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है देवड़ा साहब, उतना ही बड़ा कवि बन जाता है। तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मारा, वो महाकवि बन गए। कालिदास को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बने। और बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला हूं। और मैं पत्नी पीड़ित हूं, ये बात मैं छुपाता भी नहीं। मेरा हेयर स्टाइल ही चीख चीख के बता देता। और हेयर स्टाइल के हिसाब से देखो तो अपने अशोक देवड़ा साहब भी कोई मामूली कवि नहीं। इनका केस ओपन नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूं साहब, मैं घरवाली के पास गया, मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर हो गई। वो बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं। मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना, मैं रोटेरियन थोड़ी हूं, मैं मामूली कवि हूं। मैं रात को प्रोग्राम से आता हूं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गई, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है। मैंने कहा चांद है। बोली और कितना दूर देखेगा। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने कपड़े खुद धोता था। देवड़ा साहब आते थे तो डांटते थे, तू कवि आदमी है, कुर्ता पायजामा खुद धोता, अच्छा नहीं लगता, शादी कर ले, शादी कर ले। मैं इनकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने के बाद ये फिर आए, मैं कपड़ा धो रहा था। ये बोले शादी के बाद भी कुर्ता पायजामा खुद ही धो रहा है। मैंने कहा आंख खोल के देखो, साड़ी ब्लाउज है। अपने देश में कोई मामूली कष्टों से कवि नहीं बनता साहब। अपने यहाँ लोग कहते हैं महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं, कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, पुरुष कठोर होते हैं, सब झूठ बोलते हैं। किसी को शक हो तो मेरे यहाँ के देख लो, एक खतरनाक राष्ट्रीय आपदा यहाँ भी पड़ी हुई है। पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के मेरी घरवाली जोश में आ गई, मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली मैं भी नाचूं। अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। साई जी ऐसा है। एक बार आपके यहाँ क्लब में प्रोग्राम था, देवड़ा साहब जी ने और मनोज पटेल जी ने, प्रशांत पटेल जी ने, सबने आग्रह किया। हिमा दलाल जी का तो स्पेशल फोन आया मेरी वाइफ के पास, बोले आप भी आना। तो ये तैयार हो गई, तो मैं गया अकेला। तो देवड़ा जी ने कहा लाए नहीं। मैंने कहा आपने वो दागीना भी देखा नहीं है। 4 पंक्तियां लिख के ले गया था। मुझे करिए क्षमा, पत्नी को अपनी ला नहीं पाया, बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया, कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है, रिक्शे में हरगिज आ नहीं सकता। पत्नी पैर पटक के बोली मैं भी नाचूं। अलमारी से बर्तन गिर पड़े। मैंने हाथ जोड़ के कहा तू रहने दे भगवान, कुछ साल पहले केदारनाथ में नाची थी, आज तक रिपेयरिंग चल रही है। अच्छा, जो भी लोग सोचते हैं ना, हिमा जी सोच रही थी कि इस आदमी का पेमेंट ही कटवा दें। जो भी सोचते हैं हम कवि लोग झूठ मूठ महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं ना, दुनिया में नारी का दर्जा अगर पुरुष से बड़ा ना होता,
2000 की घड़ी न होती, 100 रुपए का घड़ा न होता। घड़ी की कीमत हमेशा ज्यादा होती, घड़े की कीमत कम होती है, पुरुषों की कीमत कम होती है। अपने यहाँ पे किसी भी देवी को देख लो आप, वैष्णो देवी को जाके देखो पहाड़ के ऊपर, जो भी देवी को आप देखोगे ना, सप्तशृंग निवासिनी यहाँ पे है, महाराष्ट्र में देखो पहाड़ के ऊपर, सारी देवियां पहाड़ के ऊपर होती हैं। और अपने यहाँ जाके काशी में बाबा विश्वनाथ जी को देखना, 200 फुट कुएं के अंदर। ये है पुरुषों की मार्केट वैल्यू। महिलाओं का हृदय बहुत कठोर होता है, पुरुषों का हृदय बहुत कोमल होता है, नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे बात सिद्ध हो जाएगी कि महिलाओं का हृदय कितना कठोर होता है और पुरुषों का हृदय कितना कोमल होता है। आप सब कल्पना करें, लोकल ट्रेन के एक भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित महिला और पुरुष यात्रा कर रहे हों, अनजान, अगल बगल बैठे हों। अचानक पुरुष को नींद आ जाए और गलती से उसका सिर महिला के कंधे पे टिक जाए तो महिला क्या करेगी? जितनी गालियां उसे याद होंगी सब बेचारे पुरुष पे समर्पित कर देगी। अगल बगल के यात्रियों से कह के उसका पूजन भी करवा सकती। कोई मेरे जैसा शरीफ होगा तो वहीं सुसाइड कर लेगा। यह है महिला का संकुचित हृदय, छोटा सा हृदय। अब आप कल्पना करें, लोकल ट्रेन के उसी भीड़ भरे डिब्बे में वही अपरिचित महिला और पुरुष यात्रा कर रहे हो। अब महिला को नींद आ जाए और उसका सिर पुरुष के कंधे पर टिक जाए तो पुरुष क्या करेगा? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 8 स्टेशन आगे तक चला जाएगा लेकिन कंधा नहीं हिलाएगा। उसके पास टिकट दादर तक का होगा, वो चर्च गेट तक विदाउट चला जाएगा। टीटी पकड़ लेगा, एक हाथ से पैसा निकाल के फाइन भर देगा, लेकिन उसे कष्ट नहीं होने देगा जिसने उसका सहारा ले रखा है। ये है हम पुरुषों के हृदय की उदारता, हमारे हृदय की विशालता, और ये है महिलाओं का संकुचित हृदय। भगवान कसम, पुरुषों की तरफ से ताली बजाने का कोई एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। देवड़ा साहब तो खैर ठीक है, खतरे में है, बाकी लोग तो बजा सकते हैं। देखिए मैडम बजा रही हैं, ये देखो, अब तो मुझे मैडम के पक्ष में ही कहना पड़ेगा। देवड़ा मैडम ने ताली बजा दी। एक बात मैंने तो कह दिया कि महिलाओं का हृदय बहुत छोटा होता है, अब मैं इससे फिर नहीं सकता, लेकिन एक बात कहता हूं, और ये बात अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगे तो सारी महिलाओं की तालियां देना, कि महिलाओं का हृदय छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें एक ही पुरुष रह सकता है। दूसरी ओर पुरुषों का हृदय ओपन थिएटर, एक कोने में बिपाशा भी पड़ी रहती, दूसरे कोने में मल्लिका को एक क्वार्टर बना के दे देते, तीसरे कोने में राखी सावंत घर ढूंढ रही है, लेकिन हृदय के सबसे बड़े हिस्से पे कब्जा करके घरवाली बैठी रहती। इसीलिए तो ज्यादातर आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। हिंदुस्तान में किसी की भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो, पूछ के देख लेना, यही बोलेगा बाईपास कराया है। आज तक किसी ने भाई पास कराया? तो नारी है महान, नारी है महान, नारी की बड़ी है शान, नारी का बड़ा है ज्ञान, नर तो सदा पिछाड़ी है। और नारी की रफ्तार मानो जेठ पे सवार, नर क्या करे पुकार, वो तो सुस्त बैलगाड़ी है। आगे राधा पीछे श्याम, सीता के हैं पीछे राम, पार्वती जी के हाथों में शिव जी की नाड़ी है। और राजनीति देखो काशी पीछे पीछे माया के था, सोनिया के हाथों में मनमोहन की दाढ़ी। तो ऐसा होता रहता है। महिलाएं तो हमेशा से बड़ी हैं, महान हैं। और देखिए बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, हास्य की बातें चल रही हैं, लेकिन जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। हमें है फख्र की हंसने की हम तदबीर रखते हैं, मगर ये झूठ है कि सुख की हम जागीर रखते हैं। तुम्हारे दिल में है जो दर्द ना केवल तुम्हारा है, हम अपने दिल में भी इस दर्द की तस्वीर रखते हैं। मुझे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, और अकेडमी अवार्ड ऐसी वैसी चीजों पर नहीं दिया जा सकता। तो ये जिन चीजों पर दिया जा सकता है उसका एक गीत आपको 1-2 मिनट का सुनाता हूं, जो आपके हृदय को स्पर्श करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वो गीत आप सुनिए, जो यहां से लेकर के, जब उस गीत पर अमेरिका वासी कुछ लोग बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया था, तब मुझे लगा कि जब देश के बाहर आकर के इस गीत को इतना लोग पसंद करते हैं,
जहां पर हिंदी का कोई प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है, तो अपने देश में इस गीत को सुनाना चाहिए। एक गीत आपको सुनाता हूं, सुनिए। हमारे यहाँ बुजुर्ग जो हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हो चुके होंगे, या कुछ ऐसे हैं जो होने वाले होंगे। हमारे सबके घर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं। उनकी उपयोगिता मैं आपको बताऊं, जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, आदमी पढ़ लेता है और फोल्ड करके कोने में रख देता है, कभी रद्दी वाला आएगा तो ले जाएगा। वही हालत हमारे घर के बुजुर्गों की हो गई है। हम उनकी सुख और सुविधा की सारी चीजें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। मैं तो नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको बोलने नहीं आता था, आपके इन्हीं बूढ़ों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती साहब। क्योंकि जिंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रख देती। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखती। तो ऐसी माँओं को मैं प्रणाम करता हूं। और आप सब इस कविता को सुनिए, जिसमें मैंने एक बहुत थोड़ी क्लिष्ट भाषा का गीत है, लेकिन जब बात हृदय से कही जाती है ना, तो हृदय तक पहुंचती है, आप तक निश्चित पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बुजुर्गों पर लिखा हुआ एक गीत मैं दे रहा हूं आपको, सुनिए। मैंने कल्पना की एक दीपक की, एक दिए की। जो दिया जलता है तो हमें प्रकाश मिलता है। सारी रात वो दिया जला, जब सुबह हो गई, थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैल गया, तब उस दिए की उपयोगिता खत्म हो जाती है। तब उस दिए को लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। दिए का तेल भी खत्म होने लगता है, रोशनी खत्म होने लगती है। वही हालत बुजुर्गों की है। सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को ऊंचाई पर ले जाते हैं। जब बच्चे ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। तब वो दिया क्या कहता है, दिए के माध्यम से गीत दे रहा हूं। आप सब रोटरी क्लब के लोग हैं और आप लोग बहुत चैरिटीज करते हैं, बुजुर्गों के प्रति भी बहुत कुछ करते होंगे। मेरा एक गीत सुनिए, मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगे। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्थे जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। सारे एसेट्स खत्म हो जाते हैं, न शरीर में ताकत बचती है, न बैंक में बैलेंस बचता है, न दिमाग साथ देता है, न शरीर साथ देता है। तब वो दिए की क्या हालत हो जाती है। टिमटिमाता रहता है, वो कब बुझ जाए बता नहीं सकते। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है, थर थर आ रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया। हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा। कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं, आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं। दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही है, हुआ वही जो क्रूर काल की रची
रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। देह, आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं। बुजुर्ग हमसे क्या चाहते हैं? आप उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपना सब कुछ आपको दे चुके हैं, लेकिन वो उनके मन की भावना आप देखिए। देह है अशक्त, मन में भावना का ज्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है। तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है। फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी। सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। आप लोगों की तालियों की मुझे आकृति दिख रही है, आवाज भले नहीं आ रही, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये गीत आप लोगों की आत्मा को इसने स्पर्श किया होगा। क्योंकि बहुत सारी हास्य की चीजें तो हमें पेट के लिए करनी पड़ती है साहब, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इसके लिए भी हम करते हैं। चलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि हास्य के बीच में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गमगीन कर दिया, लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको उठाना हम कवियों का कर्तव्य होता है, और यही चीज लाफ्टर चैलेंज और कवि सम्मेलन को अलग करती है, क्योंकि हम बहुत सी चीजें हृदय से करते हैं, और हृदय से जो कहते हैं। मैंने तो एक कविता आपको देता हूं। मैं कलम हूं, लेखनी हूं, भेद मन के खोलती हूं, पहुंच जाती हूं हृदय तक जब हृदय से बोलती हूं। जब हृदय से बोलता हूं तो वो हृदय तक पहुंचता है। इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें अब सरकार के पक्ष में ही कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैंने देखिए महंगाई पे गीत आपको सुनाया, जो चीजें अच्छी हो रही है वो अच्छी हो रही हैं, लेकिन जो गड़बड़ होता है उसको हमें कहना ही पड़ता है। 4 पंक्तियां मैंने भी कही, सरकार को चेतावनी दी, नौकरी साफ हो जाए न भत्ता साफ हो जाए, शहद को चाटो ना इतना कि छत्ता साफ हो जाए, वजन कितना उठा सकती है जनता पहले ये जांचो, इतना वजन न डाल दो जनता को कि पत्ता साफ हो जाए। तो चुनाव तो हर 5 साल में आने वाले हैं ना, तो काम अच्छे करो, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में जनता के बारे में सोचना भी बहुत अच्छा होता है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका तो कुछ बचा ही नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि कांग्रेसी आदमी का आप बताओ क्या है, पहचान क्या है? कोई बात ना हो पर क्रोध करते रहो, तंतु ना मिले मगर शोध करते रहो, उसको ही कांग्रेसी कहते हैं। कोई बात ना हो ना, उसमें बवाल मचाते रहो, उसे वहां भी अच्छा किसान भी लाया है, लेकिन सरकार के पीछे पड़े हुए हैं लोग। कटुता के भाव त्याग चट एक हो गए, मुंडवा कपाल काट लट एक हो गए, दिल्ली वाले चौकीदार ने घुमाया डंडा, देखो भारत के सारे चोर झट एक हो। मधुर बयार मांगे आंधी नहीं चाहिए, महारानी ढूंढे सब बांधी नहीं चाहिए, प्रियंका का मुखड़ा निहारते हैं कांग्रेसी, किसी को भी अब राहुल गांधी नहीं चाहिए। एक कविता आपको दे रहा हूं जिसका रिस्पॉन्स मिलता है ना। मेरी एक कविता शायद आपने पहले भी सुनी होगी, जिसमें मैं कुछ बाबाओं के लक्षण बताता हूँ, उसके नाम पब्लिक बताती है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई हम लोगों का जुड़ाव नहीं है कि मैं कुछ बताऊं और फिर आप उसका जवाब दें, तो इसीलिए वो कविता ना सुनाना ही ठीक रहेगा। मैं दूसरी कविता आपको सुनाता हूँ। बहुत तरह की कविता मैं लिखता हूँ, व्यंग की कविता सुनाता हूँ, मुझे व्यंग पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अभी एक कविता आपको देता हूं, सुनिए। अभी अभी सार्वजनिक गणेशोत्सव बीते हैं, उस पर मैंने एक कविता लिखी आपको दे रहा हूं, सुनिए व्यंग की कविता।
हमारे यहाँ धार्मिक आयोजनों में से धर्म का भाव विलुप्त होता जा रहा है, शोबाजी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उस पर मैंने एक व्यंग लिखा। पिछले दिनों हम एक सार्वजनिक गणेशोत्सव देखने पहुंचे। बोर्ड देखते ही हिल गया शरीर रूपी बंडल। लिखा था इस गणेशोत्सव के आयोजक गुंडा मित्र मंडल। 4-6 टपोरी टाइप के लोग तलवारें लिए पब्लिक को सता रहे थे। पूछने पर खुद को कार्यकर्ता बता रहे थे। पांडाल की भीड़ देखते ही हमने भागना चाहा, क्योंकि वहां पब्लिक विराट ट्रेन की तरह कसी हुई थी। अचानक हमने देखा कि बीच में खड़े 8-10 लोगों की गर्दनें फांसी के फंदे में फंसी हुई। उन्हें सजा दे रहे कार्यकर्ता कारण बता रहे थे। ये लोग हमारे गणपति का दर्शन किए बिना ही जा रहे थे। मन ने कहा, रुक जा बेटा, जहां तू खिसका इन्होंने लपेटा। अचानक 2 मुस्टंडों ने हमें थाम लिया। हमने तुरंत 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लिया, किंतु हाय रे हमारी किस्मत, देवताओं की शक्ति भी काम ना आई। उन दोनों ने बड़ी स्टाइल से कर दी हमारी धुलाई। हम मिमियाए, अरे भाई क्या करते हो, हम हिंदी भाषा के कवि हैं कवि। एक बोला, इसीलिए तो मार रहे हैं। अपने प्रोग्राम में कवि ववि नहीं चाहिए क्या? अपना प्रोग्राम खाली आदमी लोग के लिए। अचानक शुरू हो गई आरती। हम बच गए जय मां भारती, किंतु वहां तो भक्ति भावना की किस्मत फूटी थी। गुंडा मित्र मंडल की आरती भी अनूठी थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो पहारांग तोड़ता है त्याला धरून ठेवा। मी ये तो गणपति की आरती रोक दी गई। लाइन तोड़ रहे आदमी की आरती शुरू हो गई। अचानक एक तलवारधारी कार्यकर्ता आया और लाइन में हमारे आगे खड़े एक आदमी का हाथ शालीनता पूर्वक काट दिया। हम चिल्लाए तो डांट दिया, अरे काय को फुकट में चिल्ला रहे लाए, फुकट का नहीं काटा है, ये आदमी हमारा डेकोरेशन टच कर रहा था, लगता है पिएला था। इसका एक हाथ काटा तो तू इतना चिल्ला रहे ला। पीछे जाके देख क्या क्या काट के पब्लिक को छोड़ दिए ला। वो जो आदमी जा रहे ला ना, खीसे में खुद का नाक और कान लिए ला। इतना सुनते ही हमें आ गई बेहोशी। जब तंद्रा टूटी तो हुई बड़ी खुशी। हम गणपति के चरणों में दंडवत पड़े थे। ये बात अलग है कि 2 कार्यकर्ता हमारी पीठ पे चढ़े थे। एक बोला, कर ले दर्शन कर ले, तेरे पाप धुल जाएंगे। दूसरा बोला, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। प्रसाद देने वाले ने हमारी सारी बाबूगिरी झाड़ दी। एक हाथ से प्रसाद दिया और आधे से आधी कमीज फाड़ दी। हमारे अश्रुपूरित नयनों को देखकर डांटता हुआ बोला, अबे चुप, हम लोग भी आदमी है, हमारे को कोई पूछ नहीं है। असली बात यह है कि प्रसाद देने के बाद मेरे पास हाथ पोंछने के लिए कुछ नहीं। वहां से किसी तरह बाहर निकले तो निकास द्वार को देखते ही कांप उठा ये हिंदी सेवी। अश्वारोही राइफलधारी थी वहां उपस्थित फूलन देवी। हमें देखते ही बोली, हम यहाँ डोनेशन लेने खड़ी हूं, खीसे में जो कुछ है वो निकाल कर धर दीजिएगा, अन्यथा तुरंत देह त्याग कर दीजिएगा। वहां से लुटकर बाहर निकले तो हमने सोचा वो दिन दूर नहीं जब इस महान पर्व की समूची धार्मिकता के कारण कोई गुंडा गैंग ऐंठ जाएगा और चंदे के पैसों की शराब पीने के बाद गणपति के स्थान पर भी कोई गुंडा ही जा करके बैठ जाएगा, कोई गुंडा ही जा करके बैठ जाएगा। बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये कविता भी सुनी। अब मैं चाहता हूं, कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई थी, तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम का मैं अंत करूं तो अपने देश की एक कविता सुनाऊं। आप सब सुनिए। एक बात के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि देश की राजनीति चाहे जितनी कोशिश करे कि लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी जाएं, लेकिन रोटरी क्लब जैसे जो संगठन है ना, वो लोगों को जोड़ने के लिए, बांटने के लिए नहीं, लोगों को मिलाने के लिए काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मुझे कोई राजस्थान का भी दिखाई पड़ रहा है, कोई पंजाब का भी दिखाई पड़ रहा है, कोई हिंदू भी दिखाई पड़ रहा है, कोई मुसलमान भी दिखाई पड़ रहा है। आदरणीय सलमान जी शुरू में थे, तो मैं एक कविता आपको अपने मन के अंतिम रूप से देना चाहता हूं, अपने हिंदुस्तान की कविता, उसे आप सुनिएगा। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान।
जहां गुरुद्वारों में हरदम गुरबानी के बोल चले, जहां मुसल्ला लिए नमाजी रोज बनाकर गोल चले, जहां हिंदुओं के भी जत्थे बम 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 बोल चले, जहां जैनियों के मुनिजन तप करने को तन खोल चले, मीरा के संग कान्हा का पूजन करते देखे रस खान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यही राम और कान्हा जैसे अवतारों की धरती है, राणा के भाले टीपू की तलवारों की धरती है, गुरु गोविंद सरीखे शेरों सरदारों की धरती है, मीरा सूर कबीरा जैसे कुछ प्यारों की धरती है। यही हिंदुओं की भी श्रद्धा, यही मुसलमान का ईमान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जहां कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, जहां पिता का वचन पालने राजा वन को जाता है, जहां सत्य के लिए कोई राजा भिक्षुक बन जाता है, हरिश्चंद्र सर्वस्व त्याग मरघट का डोम कहता है, जहां प्राण देती पद्मिनियां नहीं छोड़ती अपनी आन, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो दूजी ओर अजान, मेरा प्यार। लेकिन सब कुछ होते हुए भी सारे हिंदुस्तान में क्या नहीं है, सारी दुनिया को हम पीस करके मिट्टी बना सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हिंदुस्तान पिछड़ जाता है, वो सुनिए आप। ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, चीनी वो चीनी आंख दिखाते हैं जिनकी आंख ही बराबर खुलती नहीं। आपने देखा होगा किसी चीनी की आंख आधे इंच से ज्यादा खुलती नहीं है। जितनी वो आंख खोल के बात करते हैं ना, उतनी तो अपने स्कूल में बच्चे लोग प्रार्थना के टाइम खोल के रखते हैं। चीनी आंख दिखाते हैं, ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, बंदूकें लेकर के पाकी सीमा में घुस आते हैं। हम में कुछ गद्दार छुपे हैं, वो ही हमें सताते हैं, चंद कमीनों की साजिश से 1.25 अरब डर जाते हैं। जिस दिन हम जागेंगे बिल में घुसेंगे चीन और पाकिस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। आन बान और शान रखो, बाइबिल वेद कुरान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, पर दिल में हिंदुस्तान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, और बहुत सारी ऐसी कविताएं सुनी जो लाइव आके मैं नहीं सुना पाता, लोग पीट देते हैं। ये तो ऑनलाइन चल रहा है, तो आप लोग कुछ कर तो सकते नहीं हो, जो मर्जी वो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो। कविता सुनना कोई आसान काम नहीं है। मैं यहाँ मालाड़ में रहता हूँ ना, यहाँ बाजू में एक ग्राउंड है, उसमें तरह तरह के लोग आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कोई चूरन बेचने वाला आ जाता है, कभी कोई रामलीला वाला आता है। पिछले दिनों एक आदमी आया, गधे को ट्रेंड करके लाया, बोला एक बार मेरे गधे का सिर्फ नाम हिलवा दो, 5,000 दूंगा। पूरे शहर ने कोशिश की, कोई नहीं कर पाया। मैं गया, गधे के कान में एक बात बोली, उसने नामे सिर हिला दिया। गधे वाले ने 5,000 दिया। बोला तूने इसके कान में क्या बोला? मैंने कहा इतना ही बोला, मैं कवि हूं। सुनाऊं क्या? 6 महीने के बाद वो फिर गधे को ट्रेंड करके लाया, बोला इस बार शर्त अलग है, एक बार हाँ में सिर हिलवाओ, एक बार ना में सिर हिलवाओ, 10,000 लेके जाओ। फिर पूरे शहर ने कोशिश की, कोई नहीं कर पाया। मैं फिर गया, मैंने गधे के कान में एक बात बोली, उसने हाँ में सिर हिला दिया, दूसरी बात बोली ना में सिर हिला दिया। गधे वाले ने 10,000 दिया, मेरे चरणों में लौट गया। बोला तुम हर बार मेरे गधे की ट्रेनिंग खराब कर देते हो, इस बार तुमने इसके कान में क्या कहा? मैंने कहा इतना ही पूछा, पहचाना? सुनाऊं? अब आप लोगों से और नहीं कहूंगा सुनाऊं। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत बधाई